दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक जहाज हजारों ट्रकों के बराबर भार उठा सकता है। यही कारण है कि जल परिवहन भारत का सबसे सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था है। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में जल परिवहन, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए और सीयूईटी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा, ये आपकी बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी के एक चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो याद रखिएगा, सीयूईटी एंड बोर्ड्स दोनों में इससे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या फिर बोर्ड में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों भारत के अंदर ये सबसे ज़्यादा अनुकूल और सस्ती परिवहन व्यवस्था है। तो इसका कारण है कि परिवहन का सबसे सस्ता और टिकाऊ साधन होना, कि जल परिवहन यात्री और मालवहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यानी कि इससे मालवहन भी हो रहा है, चाहे वो कार्गोज के थ्रू हो, शिप्स के थ्रू हो, या फिर हम बात करें यात्री परिवहन की, यानी कि लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। साथ ही ये भारी और स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि हमने बात की कि एक जहाज 1000 ट्रक के बराबर 100 ट्रक के बराबर भार उठा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईंधन दक्ष, यानी कि अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम ईंधन की खपत होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट है। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है, तो अन्य परिवहन साधनों की तुलना में ये क्या है, बेहतर साबित होता है। दूसरा है पारिस्थितिकी अनुकूल, यानी कि इको फ्रेंडली है। याद रखिएगा कि कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इससे क्या होगा कि ये सहायता के रूप में कार्य करेगा हरित परिवहन प्रणाली के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तीसरा कारण है भारी वहन क्षमता, यानी कि इससे हम भारी से भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में भारी और स्थूल वस्तुओं के लिए ये ट्रांसपोर्ट हमारे लिए बेहतर साबित होता है। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट की, जिसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट है अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा है महासागरीय जलमार्ग, यानी कि इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक वाटरवेज। अगर सबसे पहले हम बात करें इनलैंड वाटरवेज की, तो इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पश्च जल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि सभी आते हैं और ये देश के आंतरिक भागों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्या प्रोवाइड करवाती है, ये नदियाँ और नहरें नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, जिसके अंतर्गत देश के आंतरिक भागों में कनेक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा हमारे पास है ओशियनिक वाटरवेज। तो भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबी एक समुद्री तट रेखा है, यानी कि 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा भारत के पास है, इंक्लूडिंग जितने भी आइलैंड्स हैं उनको। और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुख्य भूमि को द्वीपों से जोड़ने का आधार है, कि हम जितना भी व्यापार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसको जोड़ता है कौन, ये ओशियनिक वाटरवेज, जो कि भारत, इसके द्वीप और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत सभी कंट्रीज को भारत से जोड़ता है। तो अगर हम बात करें कि क्यों कुछ टाइम तक इन जलमार्गों की जो महत्वपूर्णता थी वो कम हुई, एक भूला हुआ राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों की चुनौती। अब भारत के अंदर अंतर्देशीय जलमार्ग जितने भी है वो किस पे होंगे, जैसा कि हमने बात की, नदियों पे, नहरों पे, पश्च जल आदि पे। अगर ये नदियाँ सूख जाए या इनका जो पानी का स्तर है वो कम हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमें इनलैंड वाटरवे को एक चुनौती सी देखने को मिलती है। तो रेल मार्गों के आगमन से पहले क्या हुआ कि ये परिवहन की एक प्रमुख विधा थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आए, रेल मार्गों का विस्तार हुआ, तब क्या हुआ, एक कठिन प्रतियोगिता, यानी कि इसे रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ये इसका सिर्फ 1% पार्ट था भारत के परिवहन के अंदर। तो जल की कमी
नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इसके मार्ग के अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जल का स्तर था वो कम हो गया। याद रखिएगा, जल का स्तर कम हो गया। रीज़न क्या था? रीज़न था यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी का डाइवर्जन, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल था रिवर्स के अंदर वो कम हो गया और ये नौ संचालन के योग्य नहीं रही। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने एक चीज़ को पाने के लिए नदियों की जो ताकत थी उसको खो दिया या फिर उसको छोड़ दिया? तो यहाँ पर एक चुनौती दिखती है कि किस प्रकार से ये एक विकास के विरोधाभास के रूप में कार्य कर रहा है। याद रखिएगा, सिंचाई के लिए नदियों का जो डाइवर्जन था वो विकास के लिए क्या था? विकास का एक विरोधाभास था कि किस प्रकार से हमने नदियों की क्षमता खो दी जस्ट बिकॉज ऑफ इरिगेशन। फिर अगर हम बात करें कि 14,500 किलोमीटर लंबे नौकायान हेतु उपलब्ध जलमार्ग होने के बावजूद भी देश के परिवहन में इसका सिर्फ कितना पार्ट था? 1%, यानी कि 1% भाग था, जिसका कारण था नदियों का डाइवर्जन। किसके लिए? सिंचाई के लिए। नदियों पर बांध बनाए गए, नहरें विकसित की गई ताकि हर क्षेत्र के अंदर पानी पहुंचाया जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अच्छे से उग जाए। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या हुआ? यहाँ पर हमें देखने को मिला इरिगेशन के लिए पानी का डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से भारत के अंदर परिवहन में इसका सिर्फ कितना हिस्सा रहा? 1% हिस्सा बच गया। तो बाकी का जो परिवहन था वो किससे हो रहा था? रेल मार्ग और सड़क मार्ग के थ्रू। अब अगर हम आगे बात करें कि किस प्रकार से 1986 के अंदर देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु, अनुरक्षण हेतु और नियमन हेतु अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि एक अथॉरिटी बनाई गई यहाँ पे, जिसको हम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। याद रखिएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI कब स्थापित की गई? 1986 में। क्यों? क्योंकि अब सरकार को और नीति निर्माताओं को ज्ञात होने लगा कि किस प्रकार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग है वो देश के परिवहन के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इको फ्रेंडली है और कॉस्ट एफिशिएंट है कि जितना फ्यूल हम ट्रक में और रेल्स में यूज़ करते हैं, सड़क मार्ग की जितनी भी गाड़ियाँ होती है, उससे ज़्यादा जितना फ्यूल हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट एफिशिएंट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। 1 लीटर फ्यूल में जितना भार ट्रक और रेल मार्ग के थ्रू जाएगा उससे ज़्यादा किससे जाएगा? जल परिवहन के थ्रू, यानी कि जहाज़ों के थ्रू जाएगा। इसीलिए एक अथॉरिटी की स्थापना हुई जिसको हम कहते हैं IWAI। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, जो कि कब आया? 2016 के अंदर आया। और इस अधिनियम के द्वारा देश में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे घोषित किया गया, ताकि जल परिवहन को रेल और सड़क के एक किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल पूरक माध्यम के रूप में बढ़ावा मिल सके, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। और यहाँ पर क्या हुआ कि विश्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट के अंदर निवेश किया, साथ ही निवेश के अन्य द्वार भी खुले, जिसके थ्रू ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है उनका निर्माण होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में ये जो नेशनल वाटरवेज है वो बन रहे हैं या बन चुके हैं? तो ये कार्य जो है अभी भी प्रणाली में है, यानी कि चल रहा है। तो कितने नेशनल वाटरवेज आज हम पढ़ने वाले हैं? तो मुख्यतः आज हम बात करेंगे 5 नेशनल वाटरवेज की, जो कि हमारे भारत के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट नेशनल वाटरवे। तो देश की प्रमुख धमनी यानी कि आर्टरीज के रूप में कार्य करते हैं ये जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की हम बात करने वाले हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलता है? प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक इसका विस्तार है। प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। और हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। अब ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ये कौन सी नदी प्रणालियों पर है? तो सबसे पहली हमारे पास है गंगा,
दूसरी है भागीरथी, तीसरी है हुगली नदी। याद रखिएगा इन तीनों नदी प्रणालियों के ऊपर नेशनल वाटरवे नंबर 1 बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर यानी कि 1620 किलोमीटर। अब इसका महत्व क्या है, तो भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक तथा साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायान योग्य है। अब यहाँ पर हमारे पास है विकासात्मक खंड यानी कि डेवलपमेंटल स्ट्रेचेस की कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे पहला है हल्दिया से फरक्का तक जो कि 560 किलोमीटर का था। देन अगेन फरक्का से पटना तक 460 किलोमीटर्स, पटना से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैप पर देख लीजिए कि किस प्रकार से हल्दिया से फरक्का तक फर्स्ट स्ट्रेच, दूसरा स्ट्रेच है फरक्का से लेकर पटना तक और तीसरा है प्रयागराज तक, पटना से लेकर प्रयागराज तक। तो इसकी कुल लेंथ कितनी हो गई, 1620 हो गई, 1620 किलोमीटर्स सॉरी। अब अगर हम बात करें कि क्या गंगा का जल पूरे वर्ष भर सेम रहता है या फिर यहाँ पर भी कभी सूखा आता है या फिर कभी बाढ़ आती है, तो सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, यानी कि हमारे लिए क्या है, ये एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। तो क्या यहाँ पर वाटर लेवल, जल का स्तर हर समय एक समान रहता है या फिर क्या इस नेशनल वाटरवे पर पूरे वर्ष भर नौका संचालन या फिर नौ संचालन पॉसिबल है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि ये जो फरक्का बैराज वाला एरिया है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या होता है, सिल्ट या फिर गाद जम जाती है। क्या जम जाती है, सिल्ट या फिर गाद। अब इसका हम कैसे सल्यूशन करते हैं कि ये जो सिल्ट और गाद जम रही है इसको लगातार हटाया जाता है कि नदी के निचले लेवल पर जो भी सिल्ट गाद जमाव हो रहा है उसको समय समय पर हटा दिया जाता है, ताकि यहाँ पर जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि इस क्षेत्र से किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फर्स्ट हो गया कोयला, खनिज, अनाज आदि का ट्रांसपोर्टेशन इस वाटरवे के थ्रू होता है। तो हमने फर्स्ट वाटरवे के बारे में जाना। अब सेकंड वाटरवे हमारे पास कौन सा है, तो राजमार्ग सेकंड जो कि है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, जो कि सदिया और धुबरी तक इसका विस्तार है। असम के अंदर ये क्या है, जलमार्ग है, और ये कौन सी नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सदिया से लेकर धुबरी तक ये चलता है और असम राज्य के अंदर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 891 किलोमीटर यानी कि 891 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषता क्या है नेशनल वाटरवे नंबर सेकंड की, तो हमें देखने को मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक यानी कि 1384 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये भारत को किससे जोड़ती है, बांग्लादेश से। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिसी है जिसको कि लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। जो कि 1991 में बनी, लेकिन इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया इन 2014, और इसीलिए ये जो वाटरवे है नंबर सेकंड ये भारत के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भारत को कनेक्ट करता है किससे, एशिया के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी देशों से। याद रखिएगा एशिया के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी देशों से कनेक्ट करता है भारत को। ये तो हो गया हमारा राजमार्ग नंबर सेकंड। थर्ड हमारे पास आता है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, जिसको कि नेशनल वाटरवे थर्ड के नाम से जानते हैं। नेशनल वाटरवे थर्ड, जिसका नाम है कोटापुरम से लेकर
कोल्लम तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर है, केरला के अंदर है। किसके अंदर, केरल के अंदर है, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। अब अगर हम विशेषताओं की बात करें नेशनल वाटरवे नंबर 3 की, सबसे पहले मैप पर देख लीजिए आप, ये वाटरवे जो है कोल्लम कोच्चि तक इसका विस्तार है। विशेषता क्या है कि इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर जो कि 168 किलोमीटर के साथ चंपाकारा 14 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर तक नहरें आती है। तो कौन कौन सी नहरें इसमें आ गई, पश्चिमी तट नहर हो गई, चंपाकारा नहर हो गई, उद्योग मंडल नहर हो गई। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कौन कौन सी नहरें जो है वो नेशनल वाटरवे 3 के अंतर्गत सम्मिलित है। याद रखिएगा ये नेशनल वाटरवे 3 जो है ये केरल के रूप में, केरल की पहचान के रूप में कार्य करता है। अब अगर हम बात करें केरल के पश्च जल की, जिसको कयाल भी कहा जाता है, वो परिवहन और पर्यटन दोनों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नौकायान प्रतियोगिता चल रही है, साथ ही कई सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या हुआ, परिवहन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही पर्यटन का भी एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो केरल के पश्चिम जल का अंतस्थलीय जलमार्ग में अपना एक विशिष्ट महत्व है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ में केरल भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसको कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ कहते हैं या फिर वल्लम काली कहते हैं, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इसी पश्च जल में आयोजित की जाती है। तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि टूरिस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए क्या है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन दोनों का संगम देखने को मिल रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है नेशनल वाटरवे नंबर 4 एंड नंबर 5। अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो आप देख सकते हैं इसका विस्तार जो है वो काकीनाडा से तथा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, इस पर ये बना हुआ है काकीनाडा तथा पुदुचेरी तक ये वाटरवे चलता है, जिसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर, जो कि है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें 5वें राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, इसका विस्तार जो है वो माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो दो नदियाँ हैं, महानदी और ब्राह्मणी नदी, और इसकी लंबाई कितनी है 588 यानी कि 588 किलोमीटर। तो ये कौन सा राजमार्ग हो गया, ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर पूर्वी भारत के अंदर है। और दूसरा हमने देखा था गोदावरी और कृष्णा का, जो कि यहाँ पर है काकीनाडा तथा काकीनाडा नहर स्ट्रेच से लेकर पुदुचेरी तक जाता है। तो ये हो गए 5 वाटरवेज जो कि पूरे भारत के इनलैंड वाटरवेज के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर हमारे पास है कि भारत का वैश्विक प्रवेश द्वार, जो कि एक विशाल समुद्री मोर्चा है, यानी कि भारत की तटरेखा जो कि कितनी है 7517 किलोमीटर। हमने बात की थी कि जितने भी आइलैंड है उनको मिला के भारत की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है 7517 किलोमीटर, जो कि द्वीपों सहित भारत की समुद्री तटरेखा यानी कि भारत की कोस्टल लाइन। फिर है 12 प्रमुख हमारे पास 12 इम्पॉर्टेंट देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालने वाले मुख्य पतन हैं, जिसको हम बंदरगाह कहें या फिर पोर्ट्स कहें, पोर्ट्स या फिर बंदरगाह। कितने हैं टोटल 12 इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर 200 छोटे छोटे बंदरगाह या फिर पतन है, जो कि क्षेत्रीय और स्थानीय व्यापार को समर्थन देते हैं भारत के अंदर। अब अगर हम बात करें कि वाटर ट्रांसपोर्ट का कितना योगदान है हमारे भारत के अंदर, याद रखिएगा वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें
नेशनल वाटरवे की हमने बात की कि इनलैंड वाटरवेज हो गए और जो ओशनिक वाटरवेज हो गए, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है या विदेशी व्यापार की जीवन धारा के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की इन इंडिया, तो 95% भाग जो है भारत का, लगभग 95% विदेशी व्यापार भार के अनुसार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। यानी कि जो हमने ओशनिक वाटरवेज की बात की, याद रखिएगा, ओशनिक वाटरवेज की हमने बात की, वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसका कितना भाग है, 95% इसका योगदान है अगर हम भार के अनुसार यानी कि वेट के अकॉर्डिंग बात करें, और 70% इसका योगदान है किसके अनुसार, मूल्य के अनुसार। यानी कि भारत का 70% विदेशी व्यापार मूल्य के अनुसार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। तो हमने इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक वाटरवेज की बात की। तो ओशनिक वाटरवेज अकॉर्डिंग टू वेट इसका योगदान है 95% इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड 70% अकॉर्डिंग टू मूल्य, यानी कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो मूल्य के अनुसार 75% इसका योगदान है। फिर है भारत की प्रगति के लिए एक एकीकृत जलमार्ग दृष्टि। भारत का भविष्य जो है अपनी जल आधारित जीवन रेखाओं को एकीकृत करने पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से भारत के जो नेशनल वाटरवे है वो ज़रूरी है भारत की प्रगति के लिए। पुनर्जीवित अंतर्देशीय धमनियां देश के आंतरिक भागों को शक्ति प्रदान करती है, जबकि शक्तिशाली महासागरीय प्रवेश द्वार इसे दुनिया से जोड़ते हैं। यानी कि जो इनलैंड वाटरवेज है वो इंडिया की धमनियों के रूप में कार्य करते हैं, आर्टरीज के रूप में कार्य करते हैं, और महासागरीय जितने भी वाटरवेज है वो प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं और पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं भारत को, जिससे कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड में भी इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है, जो कि मूल्य के अकॉर्डिंग है 75% एंड एज पर वेट कितना है 95%। फिर इसके हमें 3 लाभ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है आर्थिक लाभ यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा है पर्यावरणीय लाभ जिसको इन्वायरमेंटल बेनिफिट कहते हैं, तीसरा है रणनीतिक लाभ यानी कि स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो व्यापार के लिए लागत प्रभावी यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट और कुशल परिवहन यानी कि एक बेटर मोड है अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो। फिर पर्यावरणीय लाभ यानी कि इको फ्रेंडली, क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक टिकाऊ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, यानी कि भारत का जितना भी लॉजिस्टिक्स हैंडल होता है उसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन कम करता है। क्या करता है? कार्बन उत्सर्जन कम करता है। थर्ड है रणनीतिक बेनिफिट यानी कि स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स की बेहतर आंतरिक और बाहरी कनेक्टिविटी प्रदान करता है हमें। कौन सा? वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यों वाटर ट्रांसपोर्टेशन सड़क परिवहन और रेल परिवहन से बेहतर साबित हो सकता है भारत के लिए फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड भारत को अन्य देशों से कनेक्ट करने में। अब हमारे पास यहाँ पर 2 MCQ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का हिस्सा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स इज अ पार्ट ऑफ नेशनल वाटरवे नंबर 3। फर्स्ट है ईस्ट कोस्ट कैनल, दूसरी है पुदुचेरी नहर यानी कि पुदुचेरी कैनल, तीसरी है उद्योग मंडल नहर। तो उद्योग मंडल नहर जो है वो वाटरवे नंबर नेशनल वाटरवे नंबर 3 का पार्ट है। अपर गंगा नहर ये किसका पार्ट है? ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1 का पार्ट। और जो ईस्ट कोस्ट कैनल और पुदुचेरी कैनल है ये किसका पार्ट है? ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 का पार्ट है। याद रखिएगा, अपर गंगा कैनल नेशनल वाटरवे नंबर 1, ईस्ट कोस्ट कैनल नेशनल वाटरवे नंबर 4, पुदुचेरी कैनल नेशनल वाटरवे नंबर 4 और जो उद्योग मंडल कैनल है वो है नेशनल वाटरवे नंबर 3 का पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड इनलैंड वाटरवेज फेस कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन इज कि अंतर्देशीय जलमार्गों को सड़क और रेल परिवहन से प्रतिस्पर्धा का सामना क्यों करना पड़ा। फर्स्ट रीजन क्या है
कि बीइंग अनसुटेबल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये गलत है क्योंकि ये सुटेबल है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए और माल वहन दोनों के लिए। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, सड़क परिवहन हो या फिर रेल मार्ग हो, इन दोनों से बेहतर है अगर हम बात करें पर्यावरण के एस्पेक्ट में कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। थर्ड है जल परिवहन का बहुत महंगा होना, तो जल परिवहन जो है वो बाकी सभी टाइप के परिवहन से क्या है, सस्ता है या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंट है। फोर्थ रीजन है नदियों को सिंचाई हेतु बांट देना, यानी कि डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर फॉर इरिगेशन। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इनलैंड वाटरवेज को कंपटीशन क्यों फेस करना पड़ा रेल मार्ग और सड़क मार्ग से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर था वो डाइवर्जन कर दिया गया उसका सिंचाई के लिए, कि नहरें बांध बनाई गई, नहरों का विकास किया गया ताकि इरिगेशन के लिए पानी की प्रॉपर सप्लाई हो पाए और देश के अंदर फूड सिक्योरिटी हो सके। तो इसी फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये जो डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर था फॉर इरिगेशन, इसकी वजह से जो जल परिवहन है उसके विकास को एक चैलेंज फेस करना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि यही विकास का विरोधाभास है कि एक चीज़ की क्षमता ग्रहण करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, इरिगेशन के लिए हमने क्या किया, नदियों की ट्रांसपोर्टेशन क्षमता को कम कर दिया। तो दोस्तों ये थे आज के 2 MCQ क्वेश्चन। साथ ही आपको और ऐसे MCQ क्वेश्चन तक एक्सेस पाना है या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चन तक एक्सेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।